गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग प्राइमरी डोरमेंसी की बात कर रहे थे कि डोरमेंसी होती क्या है और डोरमेंसी में कौन कौन से डोरमेंसी को लाने के लिए कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से सीड्स के अंदर डोरमेंसी आती है। दूसरा, डोरमेंसी में और जो शांत अवस्था होती है उसमें क्या अंतर होते हैं, तो इन चीज़ों को देखा था। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डोरमेंसी जो होती है उस पर हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, क्या हार्मोन्स का भी इफेक्ट होता है। तो ये चीज हमने एक पॉइंट के अंदर देखी थी कि यहाँ पर हार्मोन्स भी होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर डोरमेंसी आती है। तो देखिए, डोरमेंसी पर हार्मोनल कंट्रोल, डोरमेंसी पर हार्मोनल कंट्रोल। यहां जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स का नाम सुना है हम लोगों ने? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। तो इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल दोनों ही कैसे होते हैं? ग्रोथ को रोकने वाले। और जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन कैसे होते हैं? ग्रोथ को करने वाले। आगे आएंगे हम इसी यूनिट में। तो यहां पर होता क्या है वास्तविकता में? यहां पर जो एवीए है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, ये एवीए क्या करता है? डोरमेंसी को लाता है, डोरमेंसी के लिए जिम्मेदार होता है, डोरमेंसी के लिए जिम्मेदार होता है। रीजन, क्योंकि अगर एवीए प्रेजेंट है तो वहां पर डोरमेंसी तो होगी ही होगी, ये डोरमेंसी को लाएगा ही लाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार जो फैक्टर होते हैं उनको क्या करता है? ये इनएक्टिवेट करता है, उनको रोकता है। तो सीड के अंदर एब्सिसिक अम्ल नहीं मिलता है तो दूसरा भी यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ एवीए के साथ में दूसरा कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पाए जाते हैं आईवीए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहां इनकी उपस्थिति, हार्मोन की उपस्थिति कितनी मात्रा में उपस्थित है ये यहां पर कोई मायने नहीं रखती है। तो मायने क्या चीज रखती है? यहां इन एक दूसरे के साथ प्रतिशत मात्रा सीड के अंदर प्रसुप्ति अवस्था है, डोरमेंसी फेज प्रेजेंट है। तो यहां पर एवीए और आईवीए की क्या मात्रा होगी, क्या प्रतिशत होगा? तो एवीए यहां पर 80% होगा तो आईवीए कितना होगा? 20%। तभी डोरमेंसी होगी, अन्यथा डोरमेंसी नहीं होगी। एक रेशो बताया जनरली मैंने, इसको फिक्स मत मान लेना कि ऐसा ही होगा। कहने का मतलब यह है कि एवीए एब्सिसिक अम्ल बहुत अधिक मात्रा में होगा और यहाँ पर आईवीए या जिब्रेलिन है, एनीवन जो भी है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में होंगे। तभी यहाँ पर क्या आएगी? प्रसुप्ति आएगी, अन्यथा प्रसुप्ति नहीं होगी। तो इनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो प्रतिशत मात्रा अधिक इंपॉर्टेंट होती है बजाय इनकी यहाँ पर कम या ज्यादा क्वांटिटी के तुलना में। तो यहाँ जो संतुलन यहाँ जो प्रतिशत पाया जाता है, ये प्रतिशत सामान्य तौर पर किसके साथ पाया जाता है? एवीए का प्रतिशत सामान्य तौर पर किसके साथ में पाया जाता है? तो ये एवीए का सामान्य तौर पर आईवीए और जिब्रेलिन दोनों के साथ पाया जाता है। यहां आईवीए की कंसंट्रेशन कितनी होती है? उच्च होती है। और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन कितनी होती है? कम, निम्न होती है। इस अवस्था में
यहाँ पर डोरमेंसी प्रेजेंट होगी। जब यहाँ पर जर्मिनेशन होता है, यहाँ जब जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है, जर्मिनेशन होता है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, हाई। तब यहाँ पर जर्मिनेशन की प्रक्रिया होगी, अन्यथा जर्मिनेशन की प्रक्रिया यहाँ नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ एवीए को मुख्य रूप से एक मुख्य हार्मोन माना जाता है डोरमेंसी के लिए। तो यहाँ अगर ईवीए की कंसंट्रेशन घट गई है बीज के अंदर, तभी यहाँ पर आईवीए तभी यहाँ पर आईवीए और जिबरेलिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्योंकि आगे भी आप लोग पढ़ोगे ऑक्सीन और जिबरेलिन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, क्योंकि यहाँ हार्मोन्स की मात्रा की तुलना में हार्मोन्स का एक दूसरे के साथ में अनुपात अधिक इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे सूट और रूट का रेशो किस प्रकार से आएगा, तो ये यहाँ इनकी मात्राओं के अनुसार ही पढ़ेंगे, वो आगे समझ में आएगा अभी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रसुप्ति यहाँ पाई जाती है, इस प्रसुप्ति को नष्ट करने की विधियां कौन कौन सी हैं, प्रसुप्ति को किस किस प्रकार से हम नष्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम यहाँ पर प्रसुप्ति को नष्ट कर सकते हैं। प्रसुप्ति को नष्ट करने की विधियां, तो यहाँ पर प्रसुप्ति को नष्ट करने के कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा प्रसुप्ति को नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए, फर्स्ट जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था प्रसुप्ति लाने का, हार्ड सीड कोट, जो कठोर या मोटा जो सीड कोट पाया जाता है, बीजावरण पाया जाता है, तो वो प्रसुप्ति का कारण होता है। जिन बीजों के ऊपर कठोर बीजावरण पाया जा रहा है, तो उस बीजावरण को क्षतिग्रस्त करके, सीड कोट को क्षतिग्रस्त कर, सीड कोट को क्षतिग्रस्त करके, यहां जिन सीड्स के ऊपर हार्ड या मोटे सीड कोट पाए जाते हैं, तो ऐसे सीड्स को क्या करते हैं हम, इनके सीड्स को किसी ना किसी तरह से हम क्या करेंगे, क्षतिग्रस्त करेंगे। या तो इनके ऊपर हार्ड या मोटे सीड कोट पाए जाते हैं, और कुछ सीड्स के अंदर क्या पाया जाता है, सीड के ऊपर क्यूटिन की परत पाई जाती है। ये दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो जल का अवशोषण नहीं होने देंगे। दोनों ही कैसे हैं, ये जल का अवशोषण नहीं होने देते हैं, और जब तक बीज जल का अवशोषण नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर जर्मिनेशन की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ जल का अवशोषण नहीं होगा। तो अब यहाँ सीड में जल का अवशोषण करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस सीड कोट को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करेंगे, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करते हैं। जब ये आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो यहां जल, ऑक्सीजन, इनका प्रवेश हो जाता है, CO2 बाहर निकल आती है, बिल्कुल पैक बॉडी हो गई। थोड़ी बहुत भी यहाँ पर उपापचयी जो क्रियाएं चल रही हैं, तो CO2 तो होगी ना वहां पर। बीज जीवित है, इसकी कोशिकाएं जीवित हैं, तो रेस्पिरेशन तो करेंगी, श्वसन तो होगा, और श्वसन होगा तो CO2 निकलेगी। तो यहाँ CO2 की जो मात्रा है, जब हम एब्सिसिक अम्ल पढ़ेंगे, जब बताएंगे कि जहां CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वहां भी क्या होता है, डोरमेंसी आती है, एब्सिसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि CO2 एक तरह से उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करती है, या फिर कहें कि एब्सिसिक अम्ल के निर्माण को बढ़ाती है। तो यहाँ जो CO2 है वो सीड से निकल जाएगी, जल यहाँ प्रवेश कर जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ प्रवेश कर जाएगी, तो दोनों के यहाँ प्रवेश करने के बाद में अब ये कंडीशन कैसी हो जाएंगी, जर्मिनेशन के लिए अनुकूल। तो यहाँ पर बीज का अंकुरण हो जाएगा।
इन परिस्थितियों में बीज यहाँ अंकुरित हो जाएगा। समाघात, समाघात, समाघात क्या होता है? इंपेक्शन, इंपेक्शन। यहां पर जो सीड जिनके अंदर नाभिक पाया जाता है, ऐसे सीड जिनके अंदर नाभिक पाया जाता है, तो यहां इस नाभिक पर प्लगनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, प्लगनुमा संरचना होती है। ये नाभिक वो जगह होती है, अगर इससे ये प्लग हट जाए तो यहाँ होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है, जिसमें से जल ऑक्सीजन आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। तो ये भी कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। इनके भी सीड कोट कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ इनके ऊपर नाभिक पाया, यहाँ भी उपस्थित हो सकता है, बिल्कुल यहाँ इसकी किनारे। किसका है बीज? चने का। तो दिख तो नहीं रहा, चने का। तो यहाँ अगर इस नाभिक से इस प्लग को हम हटा दें, तो इस प्लग को हटाने के बाद में यहाँ पर जर्मिनेशन के लिए अनुकूल माहौल पैदा हो जाएगा। तो यहाँ अब इस नाभिक को हम हटाएंगे कैसे? तो इसको हटाने के लिए यहाँ इन बीजों को प्रबलता से हिलाया जाता है, इन बीजों को प्रबलता से हिलाया जाता है। और जब इन बीजों को प्रबलता से हिला रहे हैं तो ये आपस में रगड़ खाते हैं, आपस में रगड़ खाते हैं। और आपस में रगड़ खाने पर यहाँ इनके जो प्लग हैं, ये प्लग क्या होते हैं? हट जाते हैं। जब आपस में ये रगड़ खाते हैं, एक दूसरे से बार बार एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो इनके प्लग हट जाते हैं। और प्लग हटने के बाद में जब इनको हम जमीन के अंदर रोपेंगे, बोएंगे, तो यहाँ पर जर्मिनेशन क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट होगी, जल्दी होगी। प्रशीतन उपचार, प्रशीतन उपचार। इससे पहले लेक्चर में बात की थी हमने बसंतीकरण की। क्या बोला था इसे? चिलिंग टेम्परेचर या चिलिंग ट्रीटमेंट। बसंतीकरण कहें या चिलिंग ट्रीटमेंट कहें यहाँ पर, और हम चिलिंग टेम्परेचर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रशीतन उपचार, ऐसे सीड जिनको अंकुरण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, कम ताप की आवश्यकता होती है, तो इनका हम क्या करते हैं? ऐसे सीड्स को हम पहले क्या करते हैं? कम टेम्परेचर पर ले जाते हैं। तो ऐसे सीड्स को 4 डिग्री सेल्सियस पर ले जाके, कम ताप पर ले जाकर कुछ टाइम के लिए रखते हैं। ये कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का भी हो सकता है टाइम। तो वो डिपेंड करता है प्रजाति के ऊपर, किस प्रजाति के हैं सीड्स। तो यहाँ कम ताप पर ले जाके वापस इनको क्या ले आएंगे? उच्च ताप पर। यहाँ इनको वापस उच्च ताप पर ले आते हैं। तो यहाँ बसंतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी ऐसे सीड्स को जर्मिनेट करने की में सहायता मिलती है, या फिर ऐसे सीड्स जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। इनके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था है, वो प्रसुप्त अवस्था क्या हो जाएगी? हट जाएगी, टूट जाएगी। उच्च व निम्न ताप को अल्टरनेट देकर इस प्रोसेस के द्वारा भी यहां पर प्रसुप्ति को भंग किया जाता है। मान लिया हमने दिया किसी को 35 डिग्री सेल्सियस, किसी सीड को लेकर के हम 35 डिग्री सेल्सियस पर ले गए। अब इसको तुरंत हम क्या लिया है? 10 डिग्री सेल्सियस पर, 10 ले लें, 5 ले लें, यहाँ कम टेम्परेचर पर लिया है, 15 भी हो सकता है। हम 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाते हैं।
यहाँ 35 से हम 10, 5, 15 कहीं भी लेके गए, फिर वापस इसको 35 पे लेके गए, फिर वापस इसको कहाँ लेके गए हम, चलो 15 लेके चल रहे हैं, 15 पे लेके गए या 10 लेके चलें, यहाँ हम पूरे में इसको 10 पर लेके चल रहे हैं, 10 डिग्री पर ले गए, इसके बाद इसको हम वापस 35 पे ले गए, फिर वापस 10 पे ले गए, फिर वापस 35 पे ले आए। तो यहाँ अल्टरनेट क्रम में उच्च निम्न ताप दे करके यहाँ प्रसुप्ति को भंग किया जाता है। ऐसे सीड्स के अंदर जिनमें जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। हार्मोन्स तो पीछे की चीज होती है, पहले एंजाइम्स यहाँ पर जल्दी एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को ऐसे कम ज्यादा करके, कभी तो गुस्सा आएगा, तो यहाँ ऐसे ऊपर नीचे टेम्परेचर को करके यहाँ क्या किया जाता है, इनकी सीड्स की डोरमेंसी को तोड़ दिया जाता है और एट लास्ट सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्तरण। स्तरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्तरण को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। यहां क्या करते हैं कि सीड्स को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां चारों तरफ से वो ओपन और एयरी हो, खुली हो, नमी युक्त हवादार स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ इन सीड्स को नमी युक्त, मॉइस्चर भी होना चाहिए और खुले भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सीड्स के अंदर जब यहाँ पर श्वसन चल रहा है तो उस जगह पर जहां इनका हमने स्टोर किया हुआ है वहां CO2 की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बंद जगह होगी तो वहां ऑक्सीजन यूज में आ जाएगी और CO2 क्या होगी की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, और CO2 की मात्रा बढ़ गई तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा इनका। आप लोगों ने सुना होगा कि हमने थ्रेसिंग के बाद में गेहूं को इकट्ठा कर लिया ड्रम वगैरह में, ढंग से सूखे नहीं वो, और सूखे नहीं तो उनके अंदर नमी है तो वहां पर रेस्पिरेशन अधिक होगा, और रेस्पिरेशन अधिक होगा तो क्या हो जाते हैं, गेहूं में फंगस लग जाती है, सड़ जाते हैं, तो वो इसी वजह से सड़ते हैं। अब यहाँ पर जो नमी युक्त हवादार स्थान पर जब हम यहाँ रख लेते हैं तो यहाँ पर साथ में हम टेम्परेचर का भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ जो टेम्परेचर ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर 0 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस हो। इस स्थान का टेम्परेचर हम यहाँ इस रेंज में रखते हैं, 0 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस का रखते हैं। और ये इस तरह रखने की जो प्रक्रिया है, यहाँ हम इस तरह जो रख रहे हैं वो प्रक्रिया अनुपक्वन कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुपक्वन। ये उन सीड्स के लिए यूज में ली जाती है जहां जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है, परिपक्व नहीं होता, और समय से पहले हमको क्या करना है, उसे परिपक्व करना है। इस एम्ब्रियो को टाइम से पहले, समय से पहले परिपक्व करना है। ये वो अवस्था है। तो यहां इनके अंदर अधिक मात्रा में टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर फंगस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी खतरा नहीं रहेगा। तो यहाँ श्वसन भी बराबर रूप से होगा, CO2 भी बराबर रूप से मिलेगी। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो 5-7 महीने में जाकर के जो मैच्योर हो रहा था वो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, कम समय में ही यहाँ पर परिपक्व हो जाएगा। और एट लास्ट जो सीड है वो सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ समय से पहले ही सीड को क्या कर लिया, मैच्योर कर लिया।
तो यहाँ इस प्रकार के जो उपचार हैं वो कई दिनों तक किए जाते हैं, कई दिनों तक। और अगर ज्यादा इमेच्योर सीड है तो ये कई मंथ तक भी किए जाते हैं। यहाँ पर कई मंथ तक भी किए जाते हैं, डे से लेकर के मंथ तक की ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ इस प्रकार के सीड्स को क्या कर लिया जाता है, जर्मिनेट। नेक्स्ट प्रकाश उद्भासन द्वारा, प्रकाश उद्भासन द्वारा तो यहां क्या होता है कि ऐसे सीड्स जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, इन सीड्स को पहले क्या करते हैं, इन सीड्स को पहले अंधकार में रखते हैं। पहले अंधकार में रखेंगे और अंधकार में रख करके फिर इनको कहां ले जाएंगे, लाइट में, प्रकाश में ले जाते हैं। अंधकार में रखने के बाद में इन सीड्स को हम फिर कहां ले जाते हैं, लाइट में ले जाते हैं। और लाइट में ले जाने पर क्या होगा, ये जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ सीड्स के अंदर अंधकार को लेकर भी डोरमेंसी रहती है। जब तक ये सीड्स अंधकार में रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि इनको अंधकार में रख करके हम लाइट में ले आए, वहां फिर भी जर्मिनेट हो गए। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं वो अंधकार में रखे हुए कभी भी जर्मिनेट होंगे ही नहीं, जब तक उनको कहां, लाइट में नहीं लाया जाए। तो इनको जर्मिनेशन के लिए इनको लाइट में लाना आवश्यक होता है, इनको प्रकाश देना आवश्यक होता है। और प्रकाश लेने के बाद में ही ये क्या होते हैं, यहाँ पर जर्मिनेट होते हैं। तो ये जो प्राइमरी डोरमेंसी की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर इस प्राइमरी डोरमेंसी को इन कारकों के द्वारा, इन मेथड्स के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी डोरमेंसी को दूर करने के मेथड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स।